प्रश्नावली में 8 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप बता दीजिएगा। मैम इसमें प्राणायाम या कुंभक 9 है ना? कुंभक, हाँ जी, अच्छा। वो पढ़ेंगे हम अभी आगे जाके। हाँ, वो कल 8 लिखा था एक्चुअली, इसलिए। वो चेक करके बताती हूँ मैं बुक में ही ना, बुक में से पता चल जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो हमारा था यहाँ से अष्टकर्म शुरू होता है। पिछला हमने महायोग देख लिया था। तो गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं नौली आदि 8 क्रियाओं के बारे में बतलाता हूँ। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गज करनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हो गई? चक्री हो गई, नौली, धोती, नेति, ठीक है, बस्ती और गज करनी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये क्या है? हमारी 8 क्रियाओं के बारे में हठ रत्नावली में बताया गया है। चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति यहाँ पे कपाल भाती को बोला गया है। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका में 6 बताई गई हैं। ये हठ प्रदीपिका को भी साथ में लेके चलते हैं कहीं कहीं पे, तो याद रखेंगे कि हठ रत्नावली में ही हठ प्रदीपिका के बारे में बोला गया है कि स्वात्माराम के अनुसार 6 शुद्ध क्रियाएं हैं। बस्ती, धोती, नेली, त्राटक, नौली और कपाल भांति, कपाल भाती, इसमें कपाल भ्रांति बोला है। ठीक है, ये 8 कर्म हैं जो कि शरीर शुद्धि में सहायक होते हैं। अष्टकर्म का क्या है एक लाभ? शरीर शुद्धि में सहायक। इनको गुप्त रखना चाहिए, 8 क्रियाओं को गुप्त रखना चाहिए, इनके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार? जिस प्रकार कोई कुलीन स्त्री अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं करती है। ठीक है, अंतरंग संबंधों के आनंद की चर्चा किसी से नहीं करती है, मतलब अपनी जो पर्सनल लाइफ है जो भी है उसके बारे में नहीं बताती। इसी तरह हमें ये 8 कर्म क्या है? गुप्त रखने चाहिए और किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब आता है चक्री कर्म के बारे में। तो चक्री कर्म में बोला गया है कि आधी उंगली को मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाए। मल द्वार बोला जाता है हमारा एनस पॉइंट को। ठीक है, आधी उंगली को डालकर, कोई सी भी उंगली के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सी मिडल है कि ये वाली है कि ये वाली, कौन सी उंगली, कोई सी भी उंगली लेके आधी उंगली को हमें एनस पॉइंट में डालना है और चारों तरफ घुमाना है। इसीलिए चक्री बोला गया कि घुमाना है चक्री करके। ठीक है, तो इसे घुमाना है। इससे क्या होगा? कब तक करना है? जब तक कि हमारा मलद्वार शिथिल ना हो जाए। मलद्वार मतलब स्फिंक्टर बोला गया है। तो जो जब तक हमारा रिलैक्स ना हो जाए, स्फिंक्टर तो अभी ज्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा, हम एनस पॉइंट ही बोल सकते हैं कि एनस पॉइंट हमारा जब तक रिलैक्स नहीं हो जाता तब तक हमें आधी उंगली को एनस पॉइंट में डालकर सभी दिशाओं में घुमाना है। यही हमारा चक्री कर्म है। ठीक है, चक्री कर्म के बारे में समझ आया कि हमें आधी उंगली को एनस पॉइंट में डालकर सभी दिशाओं में घुमाना है, जिससे कि हमारा जो मल द्वार है वो शिथिल हो जाता है। यही हमारा चक्री कर्म है। अब इसके लाभ बता दिया। प्लीहा, प्लीहा जानते हैं किसे कहते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? मैम इसका प्रॉपर फंक्शन ऑफ वर्क तो नहीं पता है, बट ये कि लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ब्लड इकट्ठा होता है, क्या बोलते हैं मैम ऐसा? हाँ, जो स्प्लीन होता है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। ये पाया जाता है हमारे लेफ्ट साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में, जहाँ पे स्टमक पड़ा है। अपने स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, हार्ट के नीचे पाया जाता है। तो हार्ट के जो वो सॉरी स्टमक जो है, स्टमक के पास में हमारा स्प्लीन पाया जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसे प्योरीफाई करने का होता है, ब्लड सेल्स को स्टोर करने का होता है, लिम्फोसाइट्स को जनरेट करने का होता है। तो हमारा स्प्लीन का वर्क होता है। अगर स्प्लीन ही वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तो हमारा ब्लड क्या होगा? प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाँ जी, तो प्रॉपर हमारा ब्लड जो है प्योर नहीं होगा, ना ही सही से काम करेगा। तो स्प्लीन ही अगर हमारा गड़बड़ा जाएगा तो हमारा ब्लड भी वर्क नहीं करेगा, जिससे हमारी जो बीमारियां हो सकती हैं कई तरह की। तो इसमें क्या होता है? स्प्लीन की जो बीमारियां होती है, प्लीहा के रोग, वो ठीक होते हैं। पेट के रोग ठीक होते हैं। अर्श रोग बोला गया है यहाँ पे पाइल्स को। ठीक है, पाइल्स को बोला गया है।
तो 3 चीजें बता दी हमारे चक्रीय क्रम से। क्या क्या? एक तो प्लीहा के रोग ठीक होते हैं, जो भी स्प्लीन से संबंधित हमारे रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। एक बता दे पेट के रोग ठीक होते हैं, और एक अर्श रोग ठीक होते हैं। ठीक है, इन सभी समस्या। हाँ जी, अर्श क्या बताया आपने? ये ऊपर लिखा है यहाँ पे, पाइल्स। ठीक है, पाइल्स होता है, बवासीर बोलते हैं जो नॉर्मल आज के कॉमन सी बीमारी हो गई है, जो मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उन्हें बवासीर हो जाता है। बवासीर, हाँ फूल जी, में ब्लड आता है। हाँ जी, हाँ जी, बवासीर एक तरह से छाले होते हैं जो एनस पॉइंट पे होते हैं, छालों की तरह होता है। और जब हमारा जब स्टूल पास करते हैं या फिर तेज झटके से बैठते उठते हैं, तो उन छालों से ब्लड निकलने लगता है, वही हमारा बवासीर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पाइल्स के बारे में बताया, अर्श रोग हमारे से ठीक होते हैं चक्रीय कर्म से। चक्रीय कर्म के अभ्यास से जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। जठराग्नि बोले तो डाइजेस्टिव फायर प्रदीप्त होती है, और आंतों की सफाई होती है। ठीक है, 5 लाभ मिल गए हमें। प्लीहा के रोग ठीक होते हैं, पेट के रोग ठीक होते हैं, अर्श रोग ठीक होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और आंत की सफाई होती है चक्रीय कर्म से। क्लियर है सभी को चक्रीय कर्म की विधि और लाभ? जी मैम। ठीक है, अब आगे सभी कर्मों में से मैं चक्रीय कर्म के अभ्यास को प्रमुख मानता हूँ। तो इन्होंने क्या बता दिया कि सभी कर्म जितनी भी हमारी सिद्धि क्रियाएं हैं, उसमें से चक्रीय कर्म को प्रमुख बताया गया है। विद्वान स्वात्मा राव ने चक्रीय कर्म को मान्यता नहीं दी, अर्थात चक्रीय कर्म का उल्लेख नहीं किया। तो इन्होंने फिर से बोला कि जो हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने चक्रीय कर्म को अलग से क्रिया नहीं माना है, ना ही उसका कोई उल्लेख कहीं पे किया है, लेकिन इन्होंने क्या बहुत प्रमुख क्रिया मानी है चक्रीय कर्म को शुद्धि क्रियाओं में से। क्लियर है सभी को? ये आ सकता है कि कौन सी क्रिया को हठ रत्नावली में शुद्धि क्रियाओं में से प्रमुख माना है, तो कौन सा हमारा चक्रीय कर्म आ जाएगा। कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विधियां मैंने बतलाई हैं, उन्हें उनके अनुसार अभ्यास करें। उच्च श्रेणी के योगी भी इसको जाने। अब जो चक्रीय कर्म में कहीं नहीं बताया, लेकिन इन्होंने बताया, तो इन्होंने श्योरिटी दी है कि अगर आपको कर्मों में सफलता प्राप्त करनी है, तो उन विधियों को जरूर करें, अपने उनके अनुसार अभ्यास करें। ठीक है, तो उच्च श्रेणी के योगी भी इसको जाने। चक्रीय कर्म समझ आ गया सभी को? क्या क्या बोला है बताएंगे विधि? आधी उंगली को मल द्वार में डालकर सभी दिशा में घुमाना चाहिए। ठीक जब है, तक शिथिल ना हो जाए। शिथिल ना हो हाँ, जाए। जब तक शिथिल ना जाए। जब तक जहाँ तक ठीक है, तो लाभ क्या बताए हैं इसमें? 5 लाभ गिनवाए मैंने। रोग, प्लीहा, पेट के पेट रोग और रोग, आंत रोग, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हर्ष रोग होते हैं, सफाई होती है। आंत की सफाई होती है। ठीक है, चक्रीय कर्म को क्या बताया है? प्रमुख कर्म बताया है अष्ट शुद्धियों में से। ठीक है, वेरी गुड। मैम 2 और एडवांटेजेस कौन से बतलाए आपने? प्लीह रोग, पेट के रोग, अर्श अर्श रोग, रोग, अर्श रोग और बताया मैंने आंत की सफाई, एक और था जठराग्नि। जठराग्नि प्रदीप्त जठराग्नि होती है। हाँ हाँ, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, 5 जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। तो अब नोली के बारे में बताया है कि नोली 2 प्रकार की बताई है। कहीं भी नोली दो, ये मतलब ये वाला टाइप कहीं भी नहीं बताया गया है जो इन्होंने बताया है। 2 प्रकार की नोली बताई है हठरत्नावली में। एक होती है बाह्य नोली और एक होती है अंतरा नोली। ठीक है, अब इनके बारे में आगे बताया जाएगा। तो अभी पहले हम नौली की जो क्रिया है, जो विधि है, वो देख लेते हैं। कंधों को सामने झुकाते हुए पेट की पेशियों को बाएं और दाएं घुमाएं तेजी से। यह उच्च श्रेणी अभ्यास नौले कहलाता है। तो पहले तो कंधों को सामने झुकाना है, मतलब खड़े होके करना है, इसका मतलब ये समझ आया। और फिर आगे को झुकिए, पेट की पेशियों को बाएं और दाएं घुमाएं। ठीक है, बाएं और दाएं घुमाएं, इतना क्या कहलाता है? नौली कहलाता है। उच्च श्रेणी अभ्यास है और यह नौली कहलाता है।
ठीक है। अब क्या बोला नोली के बारे में कि ये सभी हठ क्रियाओं का ताज है। ये जो अलग से लाइन बोली जाती है ना, जैसे चक्री को प्रमुख अभ्यास बताया है, नोली को हठ क्रियाओं का ताज बताया है, तो ऐसे ही वर्डिंग आ सकते हैं कि हठ क्रियाओं का ताज हठ रत्नावली के अनुसार कौन सी क्रिया को बताया है, तो ये आ जाएगा आपका नोली को बताया है। ठीक है, तो नोली सभी हठ क्रियाओं का ताज है। इसका काम क्या है? जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन शक्ति में सुधार करती है, ठीक है, तंदुरुस्ती, हेल्थ हमारी अच्छी होती है, सेहतमंद रहता है इंसान, ठीक है, आभास कराती है और त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करती है। 4 लाभ इसमें यहाँ पे बता दिए हैं। हमारा जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, पाचन शक्ति में सुधार करती है, तंदुरुस्ती का आभास कराती है, त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? नोली के 2 प्रकार हैं, अंतरा नोली और बाह्य नोली। फिर नोली की विधि बताते हुए बोलते हैं श्रीनिवास जी कि कंधे को आगे को झुकाइए और जो पेट की मांसपेशियां हैं, ठीक है, पेट की जो पेशियां हैं मतलब मसल्स हैं, उन्हें बाएं को और फिर दाएं को घुमाइए, तेजी से घुमाना है, ठीक है, तेजी से बाएं और दाएं को घुमाइए, यह नौली कहलाता है। अब इसका लाभ क्या बता दिया? पहले तो बताया कि हठ क्रियाओं का ताज है, फिर बता दिया कि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, पाचन शक्ति में सुधार करती है, डाइजेशन हमारा प्रॉपर वर्क करता है, तंदुरुस्ती हेल्दी रहता है इंसान, और त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करती है। तो जो बुक में वर्डिंग दी गई है, जो भी बुक में वर्डिंग दी गई है उसी से याद रखिएगा, जठराग्नि, पाचन शक्ति, तंदुरुस्ती, त्रिदोष। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आ जाती है अंतरा नोली। देखिए हठ रत्नावली में बाह्य नोली के बारे में नहीं बताया है, अंतरा के बारे में बताया है। अंतरा में बोला है कि पहले ईडा से तेजी गति का घुमाव करे, तेज गति का, मतलब यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी कम दी गई है, लेकिन हम इस तरह समझ सकते हैं कि पहले ईडा से मतलब लेफ्ट साइड से तेज गति से अपने पेट का घुमाव करना है, मसल्स का घुमाव करना है, फिर पिंगला से तेज गति से घुमावकर अंतरा नौली है। इतना केवल बताया है अंतरा नौली के बारे में। बाह्य नौली के बारे में हठ रत्नावली में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है, केवल एक नाम के बारे में बोला है कि हाँ नौली 2 प्रकार की होती हैं, एक बाह्य नौली होती है और एक अंतरा नौली होती है। अंतरा नौली के बारे में भी ज्यादा डीप नहीं बताया है, कि बस इतना बोला इड़ा से तेज घुमाव करें, फिर पिंगला से तेज गति से घुमाव करें। किसका घुमाव करना है? कॉमन है, हमें पेट का घुमाव करना है, एक अगर हम समझे तो। ठीक है, समझ आया आपको अंतरा नौली के बारे में क्या बोला गया है? किसी का कोई Yes, ma'am. क्वेश्चन है इस बारे में? ऋचा जी? जी मैम। आपने हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चन है आपका? मैम गलती से हो गया। अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप डाउन कर लीजिए, हैंड रेज करें अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, बाकी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन लास्ट में पूछ सकते हैं। तो नौली के बारे में आप बताएंगे कोई? माइक अनम्यूट करके हैंड रेज करेंगे, कौन बताएंगे? ठीक है, बताइए लक्ष्मी साहू जी। जी मैम, इसमें बोला गया है, पहले ही बता दिया गया है, 2 प्रकार की नौली है, एक अंतरा नौली है और दूसरी बाह्य नौली। फिर इसमें कंधे को सामने की ओर झुका करके पेट की मांसपेशियों को बाएं से दाईं ओर बाएं और दाईं ओर तेजी से घुमाना है। इसके 4 एडवांटेजेस बताए गए हैं: जठराग्नि प्रदीप्ति, पाचन में सुधार, तंदुरुस्ती का आभास और त्रिदोष को दूर करता है। इसे सभी हठ क्रियाओं का ताज कहा गया है। और इसमें मैम अंतरा नौली के बारे में बताया गया है, ईड़ा से तेज गति का घुमाव, फिर पिंगला से तेज गति का घुमाव, और क्या बोलते हैं, बाह्य नौली के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप सभी को नॉलेज समझ आ गई होगी, क्लियर है? सभी मैसेज में बताएंगे, थम्स अप करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, सनातनी जी, शालिनी यादव जी, पूजा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं धोती की तरफ। तो धोती में क्या बोला गया है? 4 अंगुल चौड़ा, चौड़ाई क्या होनी चाहिए हमारी? 4 अंगुल की होनी चाहिए, 20 हाथ लंबा। अंगुल ये होता है हमारा 1 अंगुल, तो इस तरह से 4 अंगुल, ठीक है, 20 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और गीला वस्त्र को निगले,
ठीक है। 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा साफ गीला वस्त्र को निगले और फिर बाहर निकाल दें। सिंपली हमारा धोती कर्म होता है। इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को निपुणता प्राप्त होती है और इसे निरंतर अभ्यास से ही इसमें परफेक्शन आएगा। निपुणता मतलब परफेक्शन। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप में निपुणता आएगी, परफेक्ट होंगे आप, ठीक है। और इससे क्या बताया है कि जठराग्नि बढ़ती है। और भी इसके लाभ बताए हैं, तो सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। 4 अंगुल चौड़ा 20 हाथ लंबा साफ गीला वस्त्र को निगलना है, फिर बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है कि इसके निरंतर अभ्यास से ही आपको निपुणता मिलेगी और इससे क्या होता है, जठराग्नि बढ़ती है। और भी लाभ बताए हैं कि खांसी बोले तो कफ, दमा, अस्थमा, प्लीहा फिर से आया है, स्प्लीन से संबंधित, चमड़ी के रोग मतलब जो भी हमारी स्किन डिजीज है, ठीक है। और 20 प्रकार के कफजन्य रोग, तो इसमें 5 चीजें आ गई हैं, खांसी, दमा, प्लीहा, चमड़ी के रोग, 20 प्रकार के कफजन्य रोग, और एक लाभ ऊपर बता दे, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। अगर हम इसका निरंतर अभ्यास करें तो निपुणता आएगी, जठराग्नि बढ़ेगी, खांसी, दमा, प्लीहा, चमड़ी मतलब स्किन डिजीज, 20 प्रकार के कफजन्य रोग दूर हो जाते हैं केवल धोती के अभ्यास से, ठीक है। समझ आया सभी को? जी मैम। हाँ। यस। तो इसके बाद हमारा नेति के बारे में बताया गया है। तो धोती में एक बार फिर से बताइए, कोई क्या क्या बताया है? 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा साफ और गीले वस्त्र को 20 निगलना हाथ है। 20 हाथ के निरंतर लंबा। से ठीक है, ठीक है, शालिनी जी बताएंगी, बाकी सब म्यूट करें, ये ऐसे होच पोच हो जाती है। जी मैम, 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबा साफ व गीले वस्त्र को निगलना है। इसके निरंतर अभ्यास से परफेक्शन आता है और इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। खांसी, दस्त, प्लीहा, 20 प्रकार के कफजन्य रोग व स्किन डिसीज ठीक होती है। हाँ, दमा, दमा है वो, दमा आपने जो बोला ना, ठीक है। तो धोती सभी को क्लियर है, बताएंगे हम सब करके? मैम हाँ जी। अष्टलौली के बारे में और एक बार रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। मेरे को इंटरनेट से प्रॉब्लम से मेरे को नहीं आया, नहीं आया। अष्टलौली, अष्टनौली, अनौली है केवल हमारा, अंतरानौली होगा, अंतरालौली, हाँ हाँ। अंतरानौली। अंतरानौली में था कि इड़ा से तेज गति के साथ घुमाव करना है, मतलब मांसपेशियों का। इड़ा से पहले तेज गति के साथ घुमाव कीजिए, फिर पिंगला से तेज गति के साथ घुमाव कीजिए, ये हमारा अंतरानौली है। ओके। हाँ जी। भ्रमर के लिए नहीं है क्या, गोल गोल घुमाते ना रामदेव, ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें? वो ओके। आपका घेरण संहिता में मिलेगा, वाम नौली, दक्षिण नौली, ऐसे हाँ करके। हाँ, हाँ वो जी। और इसमें आप नहीं है, खाली एड़ा और पिंगला में घुमाना, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये ओके घुमाना क्या होता है, लेफ्ट और राइट जब आप तेजी से करते हैं तो ऐसा लगता है गोल घूम रहे हैं, वैसे घुमाने वाला इसमें ऐसे ही होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। ठीक है, नीति कर्म के बारे में पढ़ेंगे अब। नीति में क्या करना है, नीति के लिए 6 वितस्ती मतलब 54 इंच लंबा कोमल सूती का धागा लें। कोमल सूती के धागे का प्रयोग करना है, जो कि चूहे की पूंछ के समान होता है। जो हमारा रबड़ होता है, सूत्र नीति होता है, देखा वो बहुत पतला सा होता है, तो किस तरह लगता है, चूहे की पूंछ के समान ही लगता है। तो इन्होंने क्या बताया, साइज याद रखेंगे, नीति के लिए 6 वितस्ती लेना है, मतलब आज की जो अगर हम नापे तो 54 इंच लंबा लेना है, कोमल सूती का धागा, ठीक है। 6 वितस्ती लंबा कोमल सूती के धागे का प्रयोग करना है, जो कि चूहे के पूंछ के समान होता है, वह हमारा। इसमें हमें अभी बताया नहीं कैसे करना है, केवल धागा कैसे लेना है उसका साइज बताया है इसमें। अब कैसे करना है वो आगे है। इस धागे को एक नाक में डालकर मुंह से निकाले। अभी एक नाक से डालकर मुंह से निकालना जो हम कॉमन करते ही हैं। धागे को दोनों सिरों को मिलाकर नासिका छिद्रों में घर्षण करें। जब आप यहाँ से नाक में से मुंह में निकालेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो उससे घर्षण करना है, ठीक है। घर्षण करें और मंथन करें। सिद्धों ने इसे ही नेति कहा है। तो विधि में क्या बताते, एक नाक से डाले, मुंह में डाले, जब सिरे बराबर हो जाएं तो घर्षण करें। ये हमारा क्या कहलाता है,
नीति कहलाता है। पहले हमारा साइज बता दे कैसा होना चाहिए, 6 वितस्ती, 54 इंच लंबा होना चाहिए, कोमल और सूती का धागा होना चाहिए, चूहे की पूंछ के समान। ठीक है, ये भी आ सकता है कि चूहे की पूंछ के समान कौन से में बताया, तो हट रत्नावली में। इसके बाद क्या है, इस धागे को एक नाक से डालें, फिर मुंह से निकालें, जब दोनों सिरे बराबर हो जाए मिलाकर, दोनों सिरे मिलाकर घर्षण करें, यही नेति कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बता दिया कि यह उत्तम अभ्यास, कि क्या बोला है इसे, उत्तम अभ्यास बोला है। क्या करता है ये, अग्र साइनस को साफ करता है, और क्या, तीव्र नेत्र ज्योति प्रदान करता है। गर्दन से ऊपर के अनेकों रोग, कहाँ के रोग, गर्दन से ऊपर के रोग, यहाँ के जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो गर्दन से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। आपने सुना होगा जो हमारा ENT है, आईज नोज एंड ईयर, तीनों कनेक्टेड होते हैं। तो गर्दन से ऊपर के जितने भी कान से, नाक से, आंख से संबंधित रोग होते हैं, वो हमारे इससे सूत्र, इससे नेति से नष्ट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बाकी ब्रेन के लिए, अगर माइग्रेन वगैरह, उसके लिए भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नेति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि नेति जो होता है उत्तम अभ्यास बोला गया। अगर आप चाहें तो एक चार्ट भी बना सकते हैं किसको क्या बोला गया है, या फिर आप 8 क्रियाएं ऐसे नोट्स बना सकते हैं, इधर 8 क्रियाएं ली, इधर विधि लिखी, इधर लाभ लिखे, और स्पेशल में क्या बोला गया है किस विधि को, चौथी कॉलम में वो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कंपैरिजन करके जल्दी याद होगा और टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, तो नोट्स भी ऐसे बनाइए जो आपके एकदम से आप उन्हें कैप्चर कर पाए, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया आपको, नीति में क्या बोला, 6 वितस्ती, 54 इंच लंबा धागा, वो नाक में डालना है, मुंह से निकालना है, जब बराबर हो जाए तो घर्षण करना है, नीति कहलाता है। इसको उत्तम अभ्यास बोला है। अग्र साइनस, साइनस होते हैं जो कैविटी होते हैं, नोज की साइड में हमारे यहाँ पे कैविटीज पाई जाती हैं, जिनमें हमारा जो निकलता है, कफ निकलता है, वो इन्हीं में भरा रहता है। तो अग्र साइनस की सफाई होती, सारा कफ हमारा बाहर आ जाएगा, तीव्र ज्योति प्रदान होगी, आईज के लिए अच्छा है, और गर्दन से ऊपर के जो अनेक रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो नीति के लिए कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए, जो अभी पढ़ा हमने, कौन एक्सप्लेन करेंगे, संध्या जी बताइए। हाँ मैम, नेति के लिए 54 इंचेस लंबा यानी 6 वितस्ती सूती धागे का प्रयोग करना है, जो चूहे की पूंछ के समान दिखता हो, और ये धागे के मतलब इसका एक सिरा नाक में डालकर मुंह से निकालना है, फिर दोनों सिरों को मिलाकर नासिका छिद्रों में घर्षण करना है, जिससे नेति सिद्ध होगी। इसे उत्तम अभ्यास कहा गया है, जो अग्र साइनस को साफ करता है और नेत्र ज्योति प्रदान करता है, और गर्दन के ऊपर के जो भी रोग है उसे ठीक करता है। ठीक है, साइनस की सफाई करेगा, तीव्र नेत्र ज्योति की प्राप्ति होगी, और हमारे गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, हम बस्ती पढ़ लेते हैं। तो बस्ती के भी यहाँ पे 2 प्रकार बताए हैं, वायु बस्ती और जल बस्ती। घेन संहिता में इन्हें क्या बोला गया है, किसी को याद है? जल और स्थल, जल और स्थूल बस्ती, शुष्क, हाँ जी, शुष्क बस्ती और जल बस्ती, स्थल बस्ती भी बोलते हैं जिसे, जो हमारा कहाँ पे की जाती है। चलिए अभी रत्नावली पढ़ते हैं, घेरन में नहीं जाते हैं। तो बस्ती 2 प्रकार की बताई गई है, वायु बस्ती और जल बस्ती। तो इसमें 2 प्रकार की बस्ती बताई गई है, याद रखेंगे, वायु और जल। तो इसमें क्या बताया है, इसको कब करना है, बस्ती को पढ़ेंगे कोई? चक्री कर्म के अभ्यास चक्री कर्म के अभ्यास के बाद। हाँ, तो बस्ती को करना है हमें चक्री कर्म के अभ्यास के बाद। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं नेट में। ठीक है, तो चक्री कर्म के अभ्यास के बाद हमें बस्ती का अभ्यास करना है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, नेति के बाद बस्ती बताई गई है, लेकिन बस्ती का अभ्यास कब करना है, जब चक्री कर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो बस्ती 2 प्रकार की बताई है, वायु और जल। तो जल के बारे में पढ़ेंगे हम। उदर को वायु से भरें और कुछ देर बाद वायु को गुदा द्वार से बाहर निकाल दी है, वायु बस्ती है। अभी पहले वायु बस्ती पढ़ रहे हैं, यहाँ से मैं कंफ्यूज हो गई। तो वायु बस्ती के बारे में बताया है पहले कि उदर को वायु से भरें, कुछ देर बाद, पहले तो वायु मतलब वायु का पान करना है,
चाहे मुंह से करो चाहे नाक से करो, इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बताया कि आपको नाक से करना है कि मुंह से करना है। तो नाक से वायु को भरे, मतलब किसी भी तरह उदर को वायु से भरे, फिर कुछ देर बाद गुदा द्वार से बाहर निकाल दे, यह वायु बस्ती है। देखा जाए तो यह वाले कर्म घृण संहिता में कौन से में बताया गया है, याद आए आपको तो? काकी मुद्रा में मैम, वार सार्ध होती बहिष्कृत में, वात्सर में काकी मुद्रा बहिष्कृत है। में ये वाली क्रिया हमारी बहिष्कृत में बताई गई है कि हमें वायु पान करना है और कुछ घंटों तक रोक के रखना है। वहां पे घंटे भी बताया गया कितने घंटे तक, ठीक है। तो घंटों तक रोकना है और फिर गुदा द्वार से निकाल देना, ये बहिष्कृत में बताया गया है, ठीक है। तो उदर को वायु से भर के कुछ देर बाद वायु को गुदा द्वार से बाहर निकाल दे, यह वायु बस्ती बताई गई है। समझ आया आपको? पहले उदर में भरना है फिर गुदा द्वार से निकाल देना है, केवल इतना बताया है हमारा वायु बस्ती में। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हैंड रेज किया है किसी ने? चलिए, नाभि तक पानी में खड़े होकर चक्री कर्म से अंगुली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचकर पेट को पानी से भर लेना चाहिए। तो क्या बोला है? नाभि तक पानी में खड़े हो जाएं पहले तो, फिर क्या चक्री कर्म से चक्री कर्म करें। मतलब चक्री कर्म में क्या था? आधी उंगली घुसाकर एनएस पॉइंट में घुमाना था। तो इसमें भी ये बोला कि चक्री कर्म ही करना है यहाँ पे, कि उंगली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचकर। अब उंगली के साथ हमें गुदा द्वार से पानी अंदर खींचना है। पानी में खड़े हैं, उंगली की सहायता से पानी, मतलब हमें ऐसे मसल का कॉन्ट्रेक्शन करना है कि गुदा द्वार से हमारा जो पानी है वो स्वतः अंदर चला जाए। कि हम हेल्प ले सकते हैं एक उंगली के चक्री कर्म की, ठीक है। तो गुदा द्वार से पानी खींचकर पेट को पानी से भर लें, ठीक है। तो पहले क्या बोला कि नाभि तक, नाभि तक मतलब पेट तक हमारा पूरा पानी में जाके खड़े हो जाना है। फिर चक्री कर्म से उंगली की सहायता से गुदा द्वार से पानी को खींचना है, ठीक है। और फिर पेट को पानी से भर लेना है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बारे में बता रहे हैं जल बस्ती के बारे में, कि विचित्र करनी करके, विचित्र करनी बोला गया है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैंने इंग्लिश वाली बुक में देखा था। तो इन्होंने बोला कि जितना भी मल है वो बाहर निकाल के, ठीक है, जो हमारा स्टूल भरा पड़ा है आंतों में, वो बाहर निकाल करके पानी को बिना किसी भय के बाहर निकाल देना चाहिए। विचित्र करनी मतलब जो भी हमारा मल है वो फूल जाए, ठीक है, वो फूल जाए और फिर पानी के साथ बाहर आ जाए। इस क्रिया को विचित्र करनी बोला गया है। वैसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जिन्होंने ये भाष्य किया होगा इसका संस्कृत से हिंदी में, उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है विचित्र करनी को, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। वायु अस्थि तो समझ आ गया होगा। जल बस्ती में क्या करना है? नाभि तक खड़े होना है, फिर चक्री कर्म से उंगली की सहायता से गुदा द्वार से पानी खींचना है पेट में, और पेट को पानी से भर लेना है। अब विचित्र करनी करके पानी को बिना किसी भय के बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही पेट में पानी भरे। तो अगर आ जाएगी हट रत्नावली के अनुसार इसमें जल बस्ती में कितना पानी भरना चाहिए लीटर में आ जाए, तो आपको डालना है वहां पे क्षमता के अनुसार, ठीक है। बाहर निकालने से पहले कुछ समय तक इसे रोकें। पानी को अगर आपने क्षमता के अनुसार भर लिया है तो उसे कुछ समय रोकना है, और फिर विचित्र करनी करके पानी को बिना किसी भय के बाहर निकाल देना है। जल बस्ती समझ आ गई सभी को? वायु बस्ती और जल बस्ती समझ आई? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। वायु बस्ती में कुछ नहीं करना है, उधर को, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी ठीक है। वायु बस्ती में कुछ नहीं करना है, उधर को वायु से भरना है। कुछ देर बाद वायु को गुदा द्वार से बाहर निकाल देना है, एनस पॉइंट से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने मुंह से हवा भरी और मुंह से ही निकाल दी, ऐसा नहीं है। मुंह से भरी, आपने पेट को भरा पूरा वायु से और गुदा द्वार से बाहर निकाल देना है। यह क्या कहलाता है? हमारा वायु बस्ती। जल बस्ती में क्या बोला कि आप पानी वाली जगह में जाइए, नाभि तक पानी में खड़े हो जाइए, चक्री कर्म कीजिए और गुदा द्वार से पानी को खींचकर पेट को भर लीजिए। पेट को किस तरह भरना है? कि अपनी क्षमता के अनुसार ही पेट को भरना है और कुछ समय तक रोकना है। उसके बाद हमें विचित्र करनी करके पानी को बिना किसी भय के बाहर निकाल देना है। इतना जल बस्ती है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। मैम विचित्र करनी बोले तो क्या? विचित्र करनी एक्सप्लेन नहीं किया गया है रत्नावली में, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, एक इंग्लिश वाली बुक में देखा था कि जो भी आपका मल है वो फूल जाता है, वो बाहर निकल जाए, इसको विचित्र करनी बोला गया है।
ओके ठीक है, मैम, ओके। हाँ जी। तो अब देखिए क्या बोला गया है, प्रिकॉशंस बताई है कि बस्ती कर्म के अभ्यास के 3 घटी, 3 घटी मतलब 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट के बारे में बोला गया है कि बस्ती कर लिया आपने तो 1 घंटा 12 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। 3 घटी 72 मिनट बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, उसे शांत भाव से मतलब साधक को शांत भाव से अधिक वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए। बाद में संयमित एवं मधुर आहार ही लेना चाहिए। तो बस्ती करने के 3 घटी तक हमें कुछ नहीं खाना है। समय याद रखेंगे 3 घटी। एग्जाम में आ सकता है 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके घटी आ जाएगी कि हटतावली में कितने घटी तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो हमें 3 घटी तक नहीं खाना चाहिए। तो ये भी याद रखेंगे कि 3 घटी का मतलब क्या होता है, 72 मिनट होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं खाना है। अब क्या बोल दिया, कहाँ बैठना है कि शांत भाव से, मन शांत करके, चंचलता ना हो, कहीं इधर उधर मन नहीं भटक रहा हो, ऐसा ना करके शांत भाव से अधिक वायु रहित स्थान पर बैठना चाहिए, जहां पर वायु ना हो। अब देखो इसमें कितना कंफ्यूजिंग है, अधिक वायु बोल दिया लेकिन रहित स्थान पर बोला है। याद रखेंगे जहां पर वायु ना हो ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए। समझ आया, शांत भाव से ऐसे स्थान पर बैठे जहां वायु अधिक ना हो। बाद में संयमित एवं मधुर आहार करना चाहिए। संयमित मतलब लिमिटेड, ऐसा नहीं कि आपने कुछ खाया नहीं तो भरे जा रहे कुछ भी अड़गम सड़गम। संयमित खाना है, मधुर खाना है, मतलब हल्का फुल्का खाना खाना है। समझ आया। 3 घटी तक बस्ती कर्म के 3 घटी तक हमें कुछ नहीं खाना है। शांत भाव से ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पे वायु ना हो, अधिक वायु ना हो, ठीक है। बाद में, इसके बाद में 72 मिनट के बाद, 3 घटी के बाद हम संयमित और मधुर आहार ले सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। अब और भी लाभ बताए हैं बस्ती के। बस्ती कर्म के अभ्यास से विभिन्न प्रकार के रोग निश्चित ही ठीक हो जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के में क्या आ जाएगा, प्लीहा की सूजन, प्लीहा सूजन रोग मतलब स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाए, वो रोग ठीक हो जाएंगे। उदर के रोग ठीक हो जाएंगे। वात पित्त, अब देखो आपको ऐसा लग रहा हो कितना इजी है, सब में वात पित्त का उदर रोग प्लीहा ये याद करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको इजी लग रहा है लेकिन एग्जाम में जब आपके सामने पर्टिकुलर एक क्रिया आएगी, मतलब बस्ती हो गई, नौली हो गई, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा ना, तो तब आप घूम जाओगे। तो आपको क्या, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, नोट्स ऐसे बनाइए, 8 की 8 क्रियाएं एक तरफ, उसकी विधि एक तरफ और उसके लाभ एक तरफ, ठीक है। लाभ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बस्ती से हट रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में से बस्ती क्रम के कौन से लाभ बताए गए हैं। उसमें प्लीहा दे दिया उन्होंने और वातपित्त कफ दे दिया, 3-4 लाभ और एक्स्ट्रा दे दिए जो अन्य उसमें है, किसमें, अन्य विधियों में। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बताया था। तो आपको ये सारे जो लाभ बताए गए हैं टिप पे होने चाहिए, कौन सी विधि में कौन सा बताया है। इसी की नहीं बात कर रही मैं, केवल हट रत्नावली की बात नहीं कर रही। हट प्रदीपिका, घेन संहिता, 8 ग्रंथ जितने भी बताए गए हैं, षटकर्म के लाभ अलग लिखिए, इसके आसन के लाभ अलग लिखिए, प्राणायाम के लाभ। तो चाहो तो आप कंपैरेटिव नोट्स बना सकते हो, केवल षटकर्म के बना दिए, आसन के बना दिए, प्राणायाम के। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, कंपैरिजन कर पाओगे और एग्जाम में तुरंत आप सोल्व कर लोगे। ऐसे ही जेआरएफ नहीं होता है, बहुत ज्यादा चक्की पीसनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या बता दिए, बस्ती कर्म के अभ्यास से विभिन्न प्रकार के रोग निश्चित ही ठीक हो जाते हैं, जैसे कि प्लीहा के सूजन, उदर रोग, वात पित्त कफ से उत्पन्न रोग, 3 चीजें बता दी। और क्या बताई दी कि जल बस्ती का अभ्यास, अब यहाँ पे जल बस्ती के लाभ बताए हैं, वो बस्ती का लाभ था, ये जल बस्ती का लाभ है। जल बस्ती का अभ्यास स्फूर्तिदायक, स्फूर्ति किसे बोलते हैं, एक्टिवनेस, हमारे अंदर एक्टिविटी, एक्टिव मतलब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं जल बस्ती से। पुष्टिदायक होता है, अंगों को संतुलित करने वाला होता है, ठीक है। एक तो हम एक्टिव हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, अंगों में संतुलन आ जाएगा, और क्या जाएगा, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। पाचन शक्ति बढ़ेगी, शरीर के जीर्ण रोगों को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। जिस शरीर के कितने भी पुराने रोग हैं वो जल बस्ती ठीक कर देता है। और क्या है, शरीर में आभा प्रदान करता है, आभा मतलब कांति,
चमक चेहरे पर, शरीर में, पूरे शरीर में आभा आ जाएगी, हमारे चमक आ जाएगी, ग्लो बोलते हैं आज के टाइम में कि ग्लो आ जाता है। तो जल बस्ती के अभ्यास से क्या क्या होता है याद रखेंगे, स्फूर्तिदायक है, पुष्टिदायक है, अंगों को संतुलित करने वाला, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, शरीर के कितने भी पुराने रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, जीर्ण मतलब पुराने, ओल्ड डिजीज। और क्या हो जाता है कि आभा प्रदान करता है। कितने लाभ हो गए, 6 हो गए, 2 4 6 याद रखेंगे जल बस्ती के लाभ, और ऊपर बताए गए हैं केवल बस्ती के लाभ। ठीक है, वायु बस्ती का कोई अलग से लाभ नहीं बताया गया है, बस्ती का और जल बस्ती का लाभ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बस्ती शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, बताएंगे वायु बस्ती में क्या बताया गया है। आरजे योगिक फिटनेस जी बताइए। हाँ मैम, वायु बस्ती में उदर को वायु से पूरी तरह से भरना है, कुछ देर बाद वायु को गुदा द्वार से बाहर निकालना है। ठीक और है, जैसे भी वायु भरे मुंह से या जिस तरह से भी भर लेना है, वो स्पेसिफिक कुछ बता ही नहीं गया ठीक है कि है। कैसे। हाँ जी, जल बस्ती की विधि कौन बताएंगे, रश्मि खरे बताइए आप। हाँ मैम, जल बस्ती में नाभि तक जहाँ पानी हो वहां पर खड़े होकर के चक्री कर्म से उंगली की सहायता से गुदा द्वार से पानी को पेट पे खींचकर भरना है, क्षमता अनुसार जितनी पेट की क्षमता हो उतना पानी भर लेना है। फिर कुछ समय तक पानी को रखना है और फिर कुछ समय बाद से निकाल देना है, विचित्र करणी क्रिया करके पानी को ठीक बाहर है, निकाल देना है। हाँ जी। ऋचा जी बताइए आप, प्रिकॉशंस क्या बताए गए हैं। जी मैम, जल बस्ती में बताया कि नाभि तक जहाँ मतलब नाभि तक पानी में खड़े हो प्रिकॉशंस जाना मतलब है और ये फिर तो विधि हो गई ऋचा जी, ये विधि हो गई, हमें क्या नहीं करना चाहिए बस्ती के बाद वो बताइए आप। क्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बस्ती के अभ्यास के बाद हमें किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमें 72 मिनट तक 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और भी बताए गए हैं ऐसी चीजें। मैम ये बताया था, मैम आपने बोला था कि बस्ती कर्म के बाद 3 घंटे यानी कि 72 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा वायु वाले स्थान पर नहीं रहना है और हमें संयमित रहना है, मधुर आहार ही लेना है। हाँ जी, वेरी गुड। रचना राजपूत जी का था क्वेश्चन कि बितस्ती क्या है, तो बितस्ती हमने इंचीज में भी बताया है। ठीक है, लंबाई होती है, इसे हम नापते हैं, तो वितव और सूत्र, लंबाई को विदस्ती कहा जाता है। हाँ इसमें इंचीज के बाद, इस इंचीज में बताए गए हठ रत्नावली में। ठीक है, इसके बाद बताएंगे बस्ती के लाभ, कौन बताएगा। पूजा चांगरा जी बताइए। जी मैम, पलिहा की सूजन खत्म होती है और उदर के रोग, वात पित्त कफ, ये हमारे ठीक है, बस्ती के लाभ हैं। और जो जल बस्ती के लाभ हैं वो हैं, ये स्फूर्तिदायक है, पुष्टिदायक, और अंगों में संतुलितता प्रदान करता है, अजीर्ण यानी कि पुराने रोग, और ग्लो लेके आता है। आभा हाँ जी, शरीर में आभा आती है। तो इतना सभी को क्लियर है, बताएंगे हैंडल वो थम्स अप करके, यहाँ तक सबको समझ आया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आरजी जी, रश्मि जी, ऋषा जी, सनातनी जी, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, विजय जी, सात्विक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हट प्रदीपिका के अनुसार बताया कि हट प्रदीपिका के लेखक के अनुसार, लेखक मतलब स्वात्मा राम जी के अनुसार, नाभि तक जल में उत्कटासन लगाकर गुदा द्वार में एक नली प्रविष्ट कराएं और जल को ऊपर की ओर खींचे, बस्ती कर्म है। तो इन्होंने क्या बताया, श्रीनिवास जी ने हट प्रदीपिका के बारे में बता दिया कि नाभि तक जल में उत्कटासन लगाकर, हम जल में जाएंगे, नाभि तक जल में उत्कटासन लगाएंगे, फिर गुदा द्वार में एक नली प्रविष्ट कराएंगे और जल को ऊपर की ओर खींचेंगे, यह बस्ती कर्म है। उसमें देखो डिफरेंस खुद से बता रहे हैं कि उन्होंने एक नली के बारे में बताया है, लेकिन इन्होंने एक उंगली के बारे में बताया। इन्होंने नली प्रविष्ट करवाई है हठ प्रदीपिका में, और इन्होंने चक्री कर्म के द्वारा, उंगली के द्वारा। आसन इसमें नहीं बताया है, क्या नाम, हठ रत्नावली में, लेकिन हठ प्रदीपिका में बताया है उत्कट आसन।
ठीक है, इस तरह से डिफरेंस भी बताते हैं कि हठ प्रतिपिका में क्या बताया और मैंने क्या अलग बताया है। अब आता है हमारा गजकर्णी, अथ गजकर्णी। तो गजकर्णी के बारे में बोलते हैं कि निरंतर अभ्यास द्वारा वायु गमन पर नियंत्रण स्थापित कर योगी अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट में मौजूद पदार्थों को बाहर निकाल देवे। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गजकर्णी कहा है। तो हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा क्या है, जब उल्टी आती है तो हमारे जो पेट की जो वायु है वो रुक जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप उल्टी करते हो तो मतलब पेट की जो हवा है वो अंदर जाती है। तो इसी तरह इसमें बोला है कि जो हमारा वायु का गमन पर नियंत्रण करना है, वायु को रोक देना है। ठीक है, वायु गमन पर नियंत्रण स्थापित कर योगी अपान वायु को ऊपर उठाकर, अपान वायु कल भी देखा था हमने कि नाभि के नीचे की जो वायु होती है, नाभि के आसपास जो वायु होती है वो अपान वायु होती है। तो उसे ऊपर उठाना है, मतलब ऊपर उठा के वमन क्रिया द्वारा, मतलब उल्टी का वोमिटिंग के द्वारा पेट में जितने भी पदार्थ होते हैं, मौजूद पदार्थ, जो भी हमारा अपचा भोजन है, जो भोजन पचा नहीं है, उन पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, गज करनी कहलाता है। तो पहले क्या है, वायुगमन पर नियंत्रण स्थापित करो, फिर अपान वायु को ऊपर उठा लो, आप पेट के मौजूद पदार्थों को बाहर निकाल दो। 3 चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसी को गज करनी बोला गया है। इसमें गज करने के बारे में और क्या बोला है देख लेते हैं। ज्यादा आगे आ गए हम लोग। यहाँ तक हो गया ना हमारा, गज करने तक। अब यहाँ पे है कि किससे करना चाहिए गज करने को, ये बताया गया है। तो गज करनी को किन किन चीजों से कर सकते हैं, नारियल के जल से, गुड़ के जल से, तिल के जल से। इन तीनों में से कोई सा भी जल ले लो, चाहो तो नारियल का, गुड़ युक्त, तिल युक्त जल सेवन कर गले तक भर लें और सामर्थ्य अनुसार जल एवं वायु को धारण कर पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली की शुद्धि कर लें। पवन पर नियंत्रण करें, वस्ति मार्ग से वायु को बाहर निकाल दें। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गुरु गज करने कहा है। अब यहाँ पे गुरु गज करने के बारे में बताया है कि गुरु गज करने के नाम से एक क्रिया है, उसके बारे में क्या बोला है कि नारियल जल, गुड़ का जल या फिर तिल युक्त जल सेवन करें, मतलब पी लें उसे। ठीक है, गले तक भर लें, फिर सामर्थ्य के अनुसार जल एवं वायु को धारण करें। जितना आपने पिया है उसको धारण करके पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली की शुद्धि कर ले में, मतलब थोड़ी देर तक हमें रोकना जब तक कि हमारे अंदर की शुद्धि ना हो जाए। फिर क्या करना है, पवन पर नियंत्रण करें, पानी बाहर निकाल दे और जितनी भी वायु है वो वस्ति मार्ग से, मतलब एनस पॉइंट से बाहर निकालनी है। यहाँ पे पहले क्या बोला हमारा, सामर्थ्य के अनुसार जल और वायु को धारण करना है। जल को हमें बाहर वमन क्रिया के द्वारा निकालना है और जो वायु है वो हमें वस्ति मार्ग से निकालनी है। इसी को हमें हठ विद्या के ज्ञानियों ने गुरु गज करनी बोला है। समझ आया गुरु गज करनी के बारे में? 3 प्रकार के जल बता दे, इसमें से कोई सा भी जल ले लो आप, चाहो तो नारियल का जल ले लो, गुड़ का जल ले लो, तिल का जल ले लो। ठीक है, उसे पीना है, गले तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरना है। तो वायु जल के साथ वायु भी पी लें, धारण कर जब तक हमारी संपूर्ण प्रणाली मतलब जो हमारी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी शुद्धि कर लेनी है। पवन पर नियंत्रण करना है, मतलब हमें सांस रोक के जो हमारी ये जल पिया है हमने वो बाहर निकाल देना है, लेकिन वायु को नीचे से निकालना है वस्ति मार्ग से। यही हमारा गुरु गज करनी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गज करनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो हठ अभ्यासों में प्रमुख बताई गई है? तो वो है हमारी गज करनी। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गज करनी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। तो गज करनी समझ आई आपको? गज करने में कॉमन पहले इसकी सिंपल वाली विधि बताई थी इन्होंने।
कि निरंतर वायुगमन पर नियंत्रण करके अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट में उपस्थित जो मौजूद पदार्थ, अब जैसे हमें अपच टाइप से नहीं होता, एसिडिटी बन जाती है, अपच हो जाता है, हम क्या सोचते हैं खुद से ऐसे दवाई ववाई खा लो अंदर ले लो, लेकिन पहले क्या करते थे कि अपच हो गई, आपको एसिडिटी हो गई, खाना नहीं पच रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उसके लिए क्या करते थे, गजकरनी करते थे। गजकरनी करने से क्या होता था, जो भी खाना हमारा नहीं पच रहा है वो बाहर निकाल देते थे, वही गजकरनी है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताया गया है, अलग से एक विधि बताई गई है इन्होंने कि गुरु गजकरनी के बारे में। उसमें आप पानी पी सकते हैं 3 प्रकार का, जल को और वायु को अपनी क्षमता के अनुसार धारण करें, सामर्थ्य के अनुसार धारण करें, सामर्थ्य मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। उससे फिर संपूर्ण प्रणाली को शुद्ध कर लें और जल को बाहर निकाल दें और वायु को वस्ति मार्ग से बाहर निकाल दे, इसको गुरु गजकरनी बोला है। और गुरु गजकरनी के बारे में बता दिया कि जैसे हाथियों के झुंड में उसका मुखिया चमकता है, जो मुखिया होता है अलग से दिखता है, जो सबसे ताकतवर होता है, सबसे हेल्दी होगा, उसी को मुखिया बनाया जाता है। ऐसी गजकरनी भी क्या है, सभी में ताकतवर चीज है, मतलब सबसे ताकतवर हठ अभ्यास है, प्रमुख अभ्यास है। इस तरह गजकरनी को इन्होंने डिफाइन किया है। त्राटक पढ़ेंगे, पहले गजकरनी के बारे में बताइए, क्लियर है सभी? मैम तिल का वाटर बोले तो, तिल का पानी, तिल होते हैं ना, काले सफेद तिल होते हैं। हाँ हाँ, वो हाँ भिगा के रखना क्या? हाँ हाँ, भिगा के भिगा रखेंगे। के रख के उसके पानी पीना है। हाँ, भिगा भी सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, इस तरह से तिल का पानी तैयार करते हैं। इसमें बताया नहीं गया तिल का पानी कैसे तैयार करना है, लेकिन आप भिगा के, उबाल गुड़ के, का, छान के, ऐसे करके। हाँ जी, ठीक है, गुड़ का पानी नहीं तो नारियल का पानी। लाभ नहीं है क्या? हाँ जी, नारियल का तो डायरेक्ट ही ले सकते हैं। लाभ नहीं, नहीं है गजकरनी के क्या? लाभ नहीं बताए गए हैं, बस ये बताया गया है कि प्रमुख अभ्यास है। मैम ये दोनों अलग अलग है ना, गजकरनी गुरु गजकरनी, हाँ ऐसा तो जी, नहीं है कि इसके बाद ये करना है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग क्रियाएं हैं, गुरु गजकरनी बोला है इसे। ठीक है, क्लियर है सभी को? थम्स अप आ चुके हैं, आगे बढ़ें त्राटक पे। ठीक है, तो त्राटक है, एकाग्र होकर निरंतर एक सूक्ष्म विषय की ओर देखें, जब तक आंखों में आंसू न गिरने लगे, ज्ञानियों ने इसे त्राटक कहा है। जो त्राटक हम सभी ग्रंथों में पढ़ते, चाहे वो गृहण संहिता है, हठ प्रदीपिका है, वही इसमें बोला गया है कि एकाग्र होकर एक सूक्ष्म वस्तु की ओर देखना है, और तब तक देखना है जब आंखों से आंसू न गिरने लगे, इसी को ज्ञानियों ने त्राटक कहा है। ठीक है, यह त्राटक नेत्रों को साफ करता है और नेत्रों की मंदता को दूर करता है। पहले तो नेत्रों को साफ करेगा, जो भी हमारी आंखें कमजोर है, नेत्रों की मंदता है, उनको दूर करेगा। इसलिए इसे मोतियों की पटार की भांति गुप्त रखना चाहिए। सोने की पेटिका की तरह, किसी को कौन से बुक उसमें बताया ग्रंथ में? हठ प्रदीपिका। हठ हाँ योग हठ में। प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका है। हाँ जी, तो हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है कि हमें एक सोने की पेटी की तरह ये संभाल के रखने चाहिए त्राट को। और इसमें क्या बताया है कि मोतियों की पटार की तरह, मोतियों की मालाओं की तरह इसे गुप्त रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। ठीक है, समझ आया? जो चोरी डकैती पहले भी होती थी, आज के टाइम में भी होती है, तो हम सोना वगैरह क्या करते हैं, छुपा के पहन के जाते हैं कहीं बाहर, जब कहीं फंक्शन में पहुंच जाते हैं तब दिखाते हैं हाँ भाई हमने सोना वगैरह पहना है। इसी तरह मोतियों की पटार की भांति हमें त्राटक को भी गुप्त रखना चाहिए। त्राटक में क्या करना है, सिंपल क्या करना है, एकाग्र होकर एक सूक्ष्म वस्तु की ओर देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। कब तक देखना है? जब तक कि आंखों से आंसू ना गिरने लगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेत्रों को साफ करता है। अब भाई गंदा पानी बाहर निकल रहा है तो नेत्र साफ होंगे। और क्या है, नेत्र की मंदता को दूर करता है। मंदता मतलब वीकनेस जो होती है। और क्या करना चाहिए, मोतियों की पटार की भांति इस अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए। Yes, क्लियर है ma'am. त्राटक सभी को? यस मैम। ठीक है, तो अब कपाल भाती देख लेते हैं। कपाल भाती में क्या है? हाँ जी, लोहार बस लास्ट क्रिया है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे आगे का। तो इसमें क्या बोला है, लोहार की धोकनी की भांति तेज गति से पूरक और रेचक करे। लोहार की धोकनी क्या होता है, हठ प्रदीपिका में आया था। मैम पढ़ा है पर पता नहीं ये। धोकनी हाँ एक तरह से
यंत्र होता है। एक यंत्र की तरह होता है। कैसे? जैसे चूल्हे में हम फूंक मारते हैं, ऐसे करके एक फूंकनी होती है, ऐसे एक लोहा की धोकनी होती है, तो उसमें तेज तेज फूंक मारते तो आग जलती है। ऐसे ही हमें लोहा की धोकनी की तरह तेज तेज पूरक रेचक करना है। ठीक है, ये हमारा कपालभाति कहलाता है। ठीक है, तेज गति से पूरक रेचक करने को हमारा कपालभाति कहलाता है, और ये सभी रोगों को नष्ट करती है। ठीक है जी, समझ आया कपालभाति का? अब देखिए ये पूरक भस्त्रिका और की तरह रेचक। हो गया ना। हाँ जी, भस्त्रिका में पढ़ा था हमने, तो ये कपालभाति में बताया गया है। पूरक और रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाएं, यह भी कपालभाति है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सी क्रिया है। पूरक और रेचक करते हुए सिर को तेजी से दाएं बाएं घुमाना है। थोड़ा अटपटाया पर मैम इन्होंने इसको तो बताया है। मस्तक भ्रांति बोला था ना, हाँ अब जी, कपालभाति बोला। हाँ जी, स्टार्टिंग में इन्होंने इसे मस्तक भ्रांति बोला है, लेकिन आगे जाके इन्होंने कपालभाति बोला है। तो दोनों ही शब्द सही है, मस्तक भ्रांति भी बोल सकते हैं हम इसे, कपालभाति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने एक और यहाँ विधि मैम बताई है कपाल भस्त्रिका लिखा है ना श्लोक में, कपाल भस्त्रिका। कपाल भस्त्री कपाल भाती दोनों सेम ही होता है। जिसमें सिर को घुमाना है वो कौन सा है मैम? ये कपाल भस्त्री है, ये भी ऊपर भी कपाल भस्त्री बोला गया है, देखिए कपाल भस्त्री बोला गया है, और नीचे भी कपाल भस्त्री बोला गया है। तो इसमें बोला, दूसरी विधि बताई गई है कि पूरक और रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है, यह कपालभाति है। दो को विधियां बता दी, समझ आए आपको? कि लोहार की धोकने की भांति तेज गति से पूरक रेचक करना है, और दूसरी विधि में बता दिया कि पूरक रेचक करते हुए हमें सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है। ठीक है, क्या करना है? पूरक रेचक करते हुए तेज गति से बाएं दाएं घुमाएं। अब इसमें इसका लाभ बता दिया। यह अभ्यास निश्चित रूप से कफ, पित्त और जल जन्य रोगों को मिटाता है। कफ संबंधी, पित्त संबंधी और जल संबंधी जितने रोग होते हैं उनको मिटाता है। यह ब्रह्म चक्र और कपाल की भी शुद्धि करता है। ब्रह्म चक्र हमारे यहाँ पे पाया जाता है, और कपाल भाती हमारे कपाल से संबंधित है, इसलिए इसको कपाल भाती बोला गया है। ठीक है, तो ब्रह्म चक्र हमारे यहाँ पे है, तो इससे एक कॉमन फैक्ट बन जाएगा कि ब्रह्म चक्र की और कपाल की शुद्धि करता है कपाल भाती। यहाँ पे हमारे मैम कपाल भस्त्री अलग है और कपाल भाती अलग है, कि कपाल भाती को एक भस्त्री कहा गया है? हाँ जी, भस्त्री, कपाल भस्त्री बोला, मस्तक भ्रांति भी बोलते हैं इसे। स्टार्टिंग में बोला है, हमारे कपाल भाती को मस्तक भ्रांति बोलते हैं। तो कपाल भस्त्रिका बोला गया है यहाँ पे, तो कपाल भस्त्रिका ही बोल लीजिए आप। कपाल भस्त्रिका में क्या बताया है कि लोहार की धोकने की भांति तेज गति से पूरक और रेचक करना है। और सेकंड विधि में क्या बताया कि पूरक रेचक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है। ठीक है, और क्या बोल दिया लाभ? एक तो यहाँ यहीं पे आ गया हमारा शुरू में ही कि सभी रोगों को नष्ट करता है, और दो लाभ यहाँ पे आ जाएंगे कि कफ, पित्त, जलजन्य रोग नष्ट होते हैं, और ब्रह्म चक्र और कपाल की भी शुद्धि होती है। तो टोटल कितने लाभ हो गए हमारे? 4 लाभ हो गए कपाल भस्त्री के। समझ आया आपको? एक लाभ तो यहाँ पे आ जाएगा, सभी रोगों को नष्ट करता है, एक लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ ये हो जाएगा कफ, पित्त, जल संजन्य रोग नष्ट होते हैं। ठीक है, तीसरा लाभ होता है ब्रह्मचक्र की शुद्धि करता है। चौथा लाभ हो गया कपाल की शुद्धि करता है। ये 8 क्रम हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। समझ आया आप सभी को? कपाल भस्त्री क्लियर है? यस मैम। जी मैम। थोड़ी अलग से एक चीज ये पूछ रही हूँ मैं कि जैसे हठ योग प्रदीपिका में कपाल भाती कहा गया है और हठ रत्नावली में कपाल भस्त्रिका कहा गया है, मीन्स अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन का ना रहे, लाभ जिस हिसाब से तो पूछा मैं एक जाए। बार हठ प्रदीपिका खोल के देख लेती हूँ कि क्या बोला गया है। ठीक है, या फिर कल कर लेती हूँ मैं ये चीजें क्लियर, क्योंकि आपकी क्लास का भी टाइम हो रहा है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी, ये वाली चीज मैं कल क्लियर कर लेती हूँ। तो 8 इनमें, बाकी इस भस्त्रिका और भांति के अलावा किसी का कोई डाउट है?
नो मैम। ऋचा जी, आपको गज करनी समझ आ गया था? चलिए, ज्यादा हैवी तो नहीं हो आप सभी को इन सब के बारे में? नो मैम। ठीक है। मैम गज करनी में पानी वानी नहीं पीना है ना, सिर्फ वायु को ऊपर उठाने की बात की है ना? गज करनी में जो हमारे जो खाना है, पदार्थ है, उनको बाहर निकालने की बात की गई है। और गुरु गज करनी में पानी पी के शुद्धि अशुद्धि को नाश करने की बात की गई है। तो कल हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम हठ योग की सिद्धि के लक्षण पढ़ेंगे, पथ्य अपथ्य, बाधक साधक तत्व। ठीक है, तो इसके अभी किसी का कोई डाउट नहीं है तो शांति पाठ कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास कभी भी शुरू हो सकती है। तो कमर गर्दन सीधी करेंगे, सभी जो पढ़ा है मन शांत करके एक बार दोहराएंगे मन मन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगा के धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए ठीक है, अब कल की क्लास में मिलते हैं। सभी को प्रणाम। हरिओम। 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 थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम जी। सात्विक जी।